आज हम द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों को समझेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के क्या क्या परिणाम निकले। तो परिणामों के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो इस प्रकार से, नंबर 1, यूरोपीय प्रभुत्व का अंत, ये पहला परिणाम। राष्ट्रीयता का नवजागरण, दो शक्तिशाली गुटों का उत्कर्ष, युद्धोत्तर विश्व में सिद्धांतों का संघर्ष, शीत युद्ध का श्रीगणेश और प्रादेशिक संगठन, निशस्त्रीकरण, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ये महत्वपूर्ण परिणाम निकले। जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो कि काफी विनाशकारी रहा और उनके हमने कारणों को समझा कि किस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध, निशस्त्रीकरण की असफलता, राष्ट्रसंघ की असफलता और मुसोलिनी हिटलर की मनमानी, इस प्रकार रोम बर्लिन टोक्यो धुरी, इन्होंने किस प्रकार से विश्व को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ओर धकेल दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफी जनधन की हानि होती है और इससे विश्व को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान होता है। और ये बात जरूर क्लियर है कि इस युद्ध ने बहुत सी जो धारणाएं थी उनको बदल दिया और जो तानाशाही जो देश थे और जो साम्राज्यवादी जो देश थे वो उनके साम्राज्य पर अंकुश लगा। तो कुछ इसके नकारात्मक परिणाम अधिकतर निकले और कुछ ये भी थी कि जो मित्र राष्ट्र थे जो अपना उपनिवेश और साम्राज्य विस्तार कर रखा था, उन पर भी अंकुश लगा। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत रूस और अब संयुक्त राज्य अमेरिका ये शक्ति के रूप में उभर कर आते हैं और फिर इनके द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि जो यूरोपीय जो व्यापारियों ने और वहाँ के सरकारों ने अपने साम्राज्य विस्तार कर रखा है, जिस प्रकार से भारत भी एक तरह से इंग्लैंड का उपनिवेश और चीन में भी साम्राज्यवाद देखने को मिलता है, तो इस प्रकार अफ्रीका में भी, तो इस प्रकार से ये है कि अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन साम्राज्यवादी गतिविधियों पर रोक लगी। तो आज हम विस्तार से समझेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। तो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम में पहला, यूरोपीय प्रभुत्व का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपियन राष्ट्र संघ आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि अपाहिज हो चुके थे। जो यूरोपीय जो राष्ट्र थे वो अपाहिज क्यों हो गई? क्योंकि उनका अधिक से अधिक जो धन था वो अनावश्यक रूप से युद्ध में खर्च हुआ, तो इनकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई? एक तरह से कमजोर हो गई। विश्व समाज को अनुशासित करने वाला यूरोप अब समस्या प्रधान यूरोप बन गया था। तो यूरोप जो कि पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहा था, हमने देखा कि फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार कर रखा था और सभी को एक से दिशा निर्देशन दे रहे थे। तो अब जब युद्ध के बाद इनकी स्थिति खुद एक समस्याग्रस्त हो जाती है, तो यूरोप अब समस्या प्रधान यूरोप बन गया था। विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पूर्णतः पंगु हो चुका, इटली सर्वनाश के कगार पर खड़ा था, ब्रिटेन तथा फ्रांस की स्थिति तृतीय श्रेणी के राष्ट्र जैसी हो चुकी थी। तो तृतीय श्रेणी के राष्ट्र जैसी होने का कारण ये था कि इनका बहुत अधिक आर्थिक नुकसान और जो इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार कर रखा था उन वहाँ पर उसको देख पाना, संभाल पाना इनके बस की बात नहीं रह गई थी। तभी अमेरिका ने ये कहा कि अपने जो भी उपनिवेश है उनको स्वतंत्र किया जाए, जैसा कि भारत 1947 में इंग्लैंड के चंगुल से मुक्त हुआ। अब विश्व में दो ही महाशक्तियां रह गई थी। कौन कौन सी? सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये दो शक्तियां महाशक्तियों के रूप में उभर कर आती हैं, महाशक्ति के रूप में। इससे पहले इंग्लैंड, फ्रांस ये एक तरह से अपना वर्चस्व बनाए हुए थे। तो अब सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और अमेरिका दो सितारे
विश्व में चमक उठे थे। और फिर इनके बाद हमें बाद में देखने को मिलता है कि इनके अंदर आपसी मतभेद पैदा होते हैं और शीत युद्ध का प्रारंभ होता है। इसके बाद राष्ट्रीयता का नवजागरण, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दूसरा परिणाम है। युद्ध के पश्चात यूरोपीय देशों के साम्राज्यों में राष्ट्रीयता की भावनाएं प्रज्वलित हुई। यूरोपीय देशों के साम्राज्य में राष्ट्रीयता एवं नवजागरण की शक्तियां इतनी प्रबल हो उठी कि यूरोपीय राष्ट्रों के लिए अपने साम्राज्यों को बनाए रखना कठिन हो गया था। तो राष्ट्रीयता का नवजागरण क्यों हुआ? क्योंकि सभी की पोल खुल चुकी थी जो साम्राज्यवादी देशों की, और अब उनके लिए आर्थिक रूप से काफी नुकसान उठा चुके थे। तो अब उनके लिए इतना संभव नहीं हो पाया कि वो अपने उपनिवेशों पर अधिकार बनाए रखें, क्योंकि सभी जो गुलाम देश थे, जो पराधीन देश थे, उनके अंदर नवजागरण और राष्ट्रीयताई भावना के प्रचार प्रसार ने उनको इस बात को समझा दिया था कि गुलामी की जंजीर को तोड़ना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे न तो देश का हित हो रहा है और जनता भी विभिन्न प्रकार के कष्टों को झेल रही है। जैसे कि भारत में बहुत सारे हमने देखे आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए, ऐसे ही विभिन्न राष्ट्रों में भी राष्ट्रीयता की ज्वाला भड़क रही उठी थी। और नवजागरण और राष्ट्रीयता ने एक तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस तरह की विचारधारा में और भी बढ़ावा मिलता है। इसके बाद जर्मनी, इटली और जापान के साम्राज्य छीन लिए गए थे। जर्मनी, जापान, इटली जो कि एक तरह से त्रिभुज इन्होंने बना रखी थी संधि करके, तो इनके जो साम्राज्य छीन लिए और इनके जर्मनी ने जैसा कि पोलैंड पर आक्रमण करके ही द्वितीय विश्व का श्री गणेश किया, तो इनको दोषी ठहराया गया कि आप लोगों की वजह से ही ये सेकंड वर्ल्ड वॉर इतना विनाशकारी रहा और आपने न तो वर्साई संधि को स्वीकार किया और जो हमने आपसे कहा उसको नहीं माना, तो इसका परिणाम सेकंड वर्ल्ड वॉर के रूप में देखने पड़ा। तो इन पर फिर आरोप लगाते हुए इनके साम्राज्य को छीन लिया गया, किंतु विजयी राष्ट्र भी अपने साम्राज्यों की रक्षा नहीं कर पाए और विजयी राष्ट्र जो इसमें जीते थे वो भी इतने कमजोर हो चुके थे कि उन्हें अपने साम्राज्य को संभालना इतना उनके लिए बस की बात नहीं रह गई थी। 1945 ईस्वी के बाद युद्ध के पूर्व विश्व की जनसंख्या का 33% उपनिवेशों में निवास करता था। मतलब 1945 ईस्वी के बाद युद्ध के पूर्व विश्व की जनसंख्या का 33% उपनिवेशों में निवास करता था, किंतु आज उनकी संख्या केवल 3 या 4% रह गई है। इसके बाद है दो शक्तिशाली गुटों का उत्कर्ष। तो दो शक्तिशाली गुट कौन से? रूस और अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध एक महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि प्राचीन शक्ति संतुलन पूरी तरह से नष्ट हो गया। मतलब इंग्लैंड और फ्रांस का जो संतुलन बना रखा था वो एक तरह से पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। विश्व की दो प्रमुख फासिस्ट शक्तियां जर्मनी और इटली का पराभव हो चुका था और इधर जर्मनी, जापान, इटली का भी पराभव हो गया। तो ये जो एक तरह से नेतृत्वकर्ता बनने का प्रयास कर रहे थे, इनकी शक्ति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। फ्रांस अपने विनाश पर खड़ा था। पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया आदि की जो सरकारें बनी वे सोवियत रूस की मित्र थी। मतलब उनकी मित्रता सोवियत रूस से थी। आंतरिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की भावना का प्रादुर्भाव होता है। विश्व युद्ध के बाद दो ही महाशक्तियां उभरकर सामने आई। कौन कौन सी? सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दो शक्तिशाली गुटों का उत्कर्ष होता है और जो जर्मनी, जापान, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, इनका एक तरह से पराभव होता है। इसके बाद युद्धोत्तर विश्व में सिद्धांतों का संघर्ष। तो अब सिद्धांतों का संघर्ष छिड़ा हुआ था, जैसा कि अमेरिका ने भी उदारवादी नीति अपनाई और रूस तो जो साम्यवाद का समर्थक था ही। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में सिद्धांतों एवं आदर्शों पर बल देने की प्रवृत्ति एक प्रमुख विशेषता बन गई थी। और अमेरिका जो पूंजीवाद का समर्थक,
जबकि रूस साम्यवादी समर्थक। तो इनके अपने विचारों में भी टकराव था। युद्ध के बाद अमेरिका ने उदारवादी नीति अपनाई तथा आर्थिक दृष्टि से पस्त राष्ट्रों को आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान की। तो अमेरिका ने अच्छी पहल की कि जो युद्ध में जो देश पराजित हुए या उनको आर्थिक क्षति हुई काफ़ी, तो उनको आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उदारवादी नीति अपनाते हुए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करवाई और खुद भी की। दूसरी ओर उसने पिछड़े हुए एशियाई राष्ट्रों को भी सहायता देने की नीति अपनाई। तो ये एक तरह से अमेरिका का उदारवादी दृष्टिकोण दिखाई देता है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ ही असंलग्नतावाद की विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ। तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उस समय असंलग्नतावाद की नीति का प्रादुर्भाव होता है। अंतर्राष्ट्रीयवाद की विचारधारा को बढ़ावा मिलता है। तो युद्धोत्तर विश्व की दो सिद्धांत रूस और अमेरिका को लेकर ही, रूस साम्यवाद का समर्थक, अमेरिका उदारवादी एवं पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक। तो इस प्रकार से दोनों में धीरे धीरे इनके बीच में मनमुटाव प्रारंभ होता है और अमेरिका ने ही इस बात पर दबाव डाला कि जो साम्राज्यवादी शक्तियां हैं वो अपने उपनिवेशों को खाली करें, उनको आज़ाद करें, तो हमारे आज़ादी यानी हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1947 में, उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा सकती है। क्योंकि जिन शक्तियों ने अपने उपनिवेशों पर अधिकार, जो अपनी बस्तियां बसा रखी थी, साम्राज्य फैला रखा था, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतने मजबूत नहीं रह गए कि वो उसको वहाँ की व्यवस्था को संभाल सके। तो हमारी आज़ादी में एक कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी माना जा सकता है कि इंग्लैंड की सरकार एक तरह से निर्बल सिद्ध हुई और उसे अपने उपनिवेशों को आज़ाद करना पड़ा, जैसे कि भारत, श्रीलंका, अफ्रीकाई देश, बहुत सारे इस प्रकार से। शीत युद्ध का श्री गणेश। अब कोल्ड वार की शुरुआत होती है। ये भी एक महत्वपूर्ण परिणाम है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर रूस और अमेरिका जैसी दो महाशक्तियों का उत्कर्ष होता है। नाजी जर्मनी को कुचलने के कारण युद्ध काल में रूस और अमेरिका एवं पाश्चात्य शक्तियों में महत्वपूर्ण संबंध रहे। तो जब ये नाजीवाद और फासिज्म ये चल रहा था और जनरल फ्रैंको और तो उस समय इन्होंने रूस और अमेरिका ने कुछ आपसी मतलब इतना टकराव नहीं था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनके बीच में मतभेद पैदा होते हैं, क्योंकि युद्ध के बाद साम्यवादी देशों का केंद्र रूस बन गया। कौन? रूस साम्यवादी देशों का केंद्र, तथा साम्यवादी विरोधी देशों का नेतृत्व अमेरिका करने लगा, क्योंकि अमेरिका जो था वो पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक, जबकि रूस साम्यवादी व्यवस्था का समर्थक। तो दोनों नेतृत्वकर्ता बन गए। साम्यवाद का जो नेतृत्वकर्ता है वो रूस और अमेरिका था साम्यवादी विरोधी देशों का लीडर। दोनों के बाद संघर्ष ने एक नए प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को जन्म दिया, जिसे शीत युद्ध के नाम से पुकारा जाता है, जो कोल्ड वॉर जिसको इंग्लिश में कहते हैं शीत युद्ध। इसके बाद नंबर नेक्स्ट प्रादेशिक संगठन। अब संयुक्त राष्ट्र भी रूस व अमेरिका के बीच चलने वाले शीत युद्ध का अखाड़ा बन गया था, क्योंकि ये महाशक्तियां और ये भी इनका प्रभाव संयुक्त राष्ट्र संघ में भी। तो इस प्रकार से क्या ये अखाड़ा सा बन गया संयुक्त राष्ट्र, जो कि राष्ट्र संघ का ही नया रूप, जो एक तरह से और इसकी शक्तियों को बढ़ाया गया, लेकिन जिसमें दोनों का जो थे अमेरिका और रूस एक तरह से अपनी मनमानी करने में लगे हुए थे। फलतः दोनों अपनी भावी सुरक्षा के लिए प्रादेशिक संगठनों के निर्माण की ओर अग्रसर हुए। तो इन्होंने क्या किया कि आपने अपने ग्रुप बनाए। ग्रुप में जैसे कि हम देखते हैं सीटो और नाटो। तो अब संयुक्त पश्चिमी राष्ट्रों के सुरक्षा संगठनों में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, तो जिसको कहते हैं नाटो, NATO नाटो,
और दक्षिणी पूर्वी एशिया संधि संगठन सीटो SEATO, बगदाद पैक्ट आदि उल्लेखनीय साम्यवादी सुरक्षा संगठनों में वार्ता पैक्ट प्रमुख है। तो इस प्रकार से संगठन बनाए गए और इन संगठनों में एक ही शर्त रखी गई कि जो इस संगठन से जुड़ेगा वो यदि किसी देश द्वारा आक्रमण का शिकार होता है तो वो सब पर आक्रमण माना जाएगा, मतलब एक साथ युद्ध करेंगे और एक तरह से और काफी जो गोपनीयता रखी जाएगी। तो नाटो और सीटो ये एक तरह से प्राय संगठन के रूप में उभर कर आते हैं, जिन्होंने इन संगठनों ने भी इन देशों को, रूस और अमेरिका को भी काफी मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। इसके बाद निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण, जैसा कि हमने देखा कि शस्त्रीकरण के कारण प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व युद्ध हुए और बड़े पैमाने पर इसमें आर्थिक और सैनिक क्षति हुई और तमाम समस्याएं खड़ी हुई। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये इस बात पर बल दिया गया कि शस्त्रों में कमी की जाए। जैसा कि हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी दो नगरों को, बड़े नगरों को नष्ट कर दिया था अमेरिका के द्वारा, और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन जो कि आदेश देते हैं, और इस प्रकार से परमाणु बम के बाद ये जापान जो घुटने टेक देता है और बड़े पैमाने पर नरसंहार होता है। तो ऐसी स्थिति में ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये भी इस बात पर बढ़ा दिया गया कि विश्व में सभी देश शस्त्रों में कमी करें, क्योंकि शस्त्र ही वो शस्त्रीकरण से ही क्या होता है, आपसी मनमुटाव और आपसी जो शस्त्रीकरण की होड़ लगती है उससे युद्ध का माहौल पैदा होता है। पर ऐसा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पहले तो कुछ ही देशों में, एक दो देशों के पास ही परमाणु हथियार थे, और वर्तमान में देखें तो अधिक से अधिक कई देशों ने चोरी छिपे बनाकर रख लिए, और रूस और अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंडिया, पाकिस्तान और कोरिया, ऐसे जो देश और कुछ मिडिल ईस्ट के देश, तो ये सब इसमें इनका परमाणु हथियार संपन्न होने के कारण इससे भी संयुक्त राष्ट्र संघ को ये खतरा दिखाई देता है कि भविष्य में भी तृतीय विश्व युद्ध अगर होता है तो बहुत ही भयानक होगा। लेकिन सभी देशों का यही कहना है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए बना रहे हैं, पड़ोसी देश है वो शस्त्रीकरण को बढ़ावा दे रहा है, इससे क्या है कि शस्त्रीकरण को बढ़ावा ही मिला है। निशस्त्रीकरण की नीति न पहले सफल हुई और न आज, और ऐसा दिखाई देता है न होगी, क्योंकि आज जो तकनीकी जब टाइम चल रहा है, टेक्नोलॉजी का समय है, तो ऐसी स्थिति में घातक से घातक हथियार बनाए जा रहे हैं। पहले युद्ध तलवारों से होते थे, फिर बंदूकों से सिंपल, अब ये परमाणु हथियार और रासायनिक हथियारों की स्थिति बन गई है, जो कि अगर आइंस्टीन ने कहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ऐसा होता है तो उसके बाद मनुष्य अपनी प्राचीन सभ्यता में पहुंच जाएगा। तो चौथा युद्ध जो है वो ईंट और पत्थरों से ही लड़ा जाएगा। तो निशस्त्रीकरण, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस पर फोकस तो किया गया कि शस्त्रीकरण को बढ़ावा नहीं देना, निशस्त्रीकरण को ध्यान में रखकर हथियार को कम करना, पर ऐसा हुआ नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध पूर्व निशस्त्रीकरण के काफी प्रयास हुए, किंतु निशस्त्रीकरण में असफलता, द्वितीय विश्व युद्ध इस समस्या का महत्व बढ़ गया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध भयंकर हथियारों को रोकने हथियारों को का प्रयोग किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। महाशक्तियों द्वारा निशस्त्रीकरण के काफी प्रयास किए गए, किंतु आज भी निशस्त्रीकरण में कोई भी सफलता नहीं मिली है। विश्व के अधिक देश परमाणु संपन्न हो गए हैं, जो विश्व के लिए बहुत ही खतरनाक है। आज भी चोरी छिपे विश्व में अधिकतर देश शस्त्रीकरण करने में लगे हुए हैं। तो ये शस्त्रीकरण जो है वो अब ज़्यादा विश्व के लिए नुकसानदायक है, और यदि कभी किसी विवाद को लेकर यदि परमाणु युद्ध छिड़ जाता है विश्व में, तो ये बहुत ही घातक होगा इस पूरे विश्व के लिए, क्योंकि इससे एक देश पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि इसका जो रासायनिक जो प्रभाव होता है वो अन्य देशों को
पड़ता है। जापान में भी अभी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि 1945 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो उसके 2 नगर नष्ट कर दिए गए थे, आज भी वहाँ पर आनुवांशिक रूप से बच्चे विकृत पैदा होते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक है शस्त्रीकरण की होड़, जिस पर रोक लगनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के परिणाम के रूप में देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, क्योंकि अमेरिका ने ये बात मानी कि राष्ट्र संघ में उसने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय उसने खुद जिम्मेदारी लेते हुए और संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूती प्रदान की। अब इसके विभिन्न विभाग महत्वपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं और विश्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। यदि देखा जाए तो विश्व में शांति बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जो इस संयुक्त राष्ट्र संघ की जो 5 महाशक्तियां जिनको वीटो पावर प्राप्त है, वो किसी भी तरीके वो विश्व को एक तरह से कंट्रोल कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, चीन और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनका देखा जाए तो विश्व में शांति स्थापित करने में अपना विशेष महत्व है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई ऐसी बड़ी घटनाएं नहीं देखने को मिली कि जो बड़े पैमाने पर ऐसा दोबारा से युद्ध हुआ हो और 2 परस्पर विरोधी आपसी विचारों में मतभेद होने के कारण या भूमि विवाद होने के कारण देशों में युद्ध तो हुए हैं, लेकिन बड़ी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं नहीं हुई। इसका कारण है संयुक्त राष्ट्र संघ और 5 महाशक्तियां जो विश्व के खतरे को से पहले इसको रोकने में सक्षम है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान में बहुत बड़ी अच्छी भूमिका है। और इसकी स्थापना क्यों हुई? इसका स्थापना यही था कि राष्ट्र में जो कमजोरियां थी उसको कमजोरी को दूर किया गया और संयुक्त राष्ट्र की शक्तियों को बढ़ाया गया। तो संयुक्त राष्ट्र की अपनी सेना भी है, संयुक्त राष्ट्र के समाज कल्याण के कार्य भी हैं, स्वास्थ्य संगठन भी है, तकनीकी विभाग भी है, उड्डयन विभाग है, कृषि विभाग। तो संयुक्त राष्ट्र में देखा जाए तो पूरे विश्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह महसूस किया गया कि भविष्य में ऐसा विनाशकारी युद्ध न हो, इस उद्देश्य से राष्ट्र संघ को नया रूप देकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अप्रैल-जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण को अंतिम रूप दिया गया। इसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के विधान को लागू किया गया। युद्ध के बाद शक्ति संतुलन ब्रिटेन के हाथों से निकलकर अमेरिका के हाथों में आ गया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व में शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर हम वर्तमान में विचार करें कि विश्व में शांति कैसे है, तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी के रूप में देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका दिखाई देती है, क्योंकि अब संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी नैतिकता एवं कर्तव्य को देखते हुए उन गरीब देशों जो पिछड़े हुए हैं, जो किसी प्राकृतिक आपदा से त्रस्त हैं, तो उनके लिए सैनिक, आर्थिक और खाद्यान्न समस्या संबंधित ये समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जो विभिन्न महामारियां विश्व में फैलती हैं उनकी दवाओं को भी उपलब्ध मुफ्त में कराया जाता है। तो इस प्रकार हमने आज इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसके क्या क्या परिणाम निकले। तो परिणाम में पहला है यूरोपीय प्रभुत्व का अंत, दूसरा राष्ट्रीयता का नवजागरण, 2 शक्तिशाली गुटों का उत्कर्ष, युद्धोत्तर विश्व में सिद्धांतों का संघर्ष, शीत युद्ध का श्रीगणेश और प्रादेशिक संगठन में नाटो और सीटो निशस्त्रीकरण को बढ़ावा और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो आज हमने इस वीडियो में द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों को विस्तार समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र के संबंध में
विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। ओके।